कारण है 30-32 साल से लालू और नीतीश ने भी, एक तो ये बहुत ज़्यादा हम सबको बहुजन मान लेते हैं। कोई SC ST OBC में पैदा होने से बहुजन नहीं हो जाता है। बहुजन वो है जो बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को अंगीकार करके शासन प्रशासन चलाए, और उनके विरोध में RJD जैसी पार्टियां बनी हैं। लालू जी कांग्रेस के विरोध में आए, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चला, उसका प्रोडक्ट हैं लालू जी हैं, रामविलास पासवान है, नीतीश जी है, ये सब उसके प्रोडक्ट थे। शरद यादव जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान जी भी नहीं। लेकिन ये लोग भी जब सत्ता में आए तो इन्होंने वो काम नहीं किया जो काम इनको करना चाहिए था बिहार में। पर बुद्ध का जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा समय यहाँ पर बीता। सम्राट अशोक का कहने के यहाँ राज देखा गया। इसके साथ साथ इतिहास में संपन्न तौर पर बिहार को उस नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति पूरी तरीके से विपरीत नजर आती है। कई समस्याएं बिहार में हैं। 30-35 साल से लगभग RJD और JDU की ही सरकार है, लेकिन ये सरकारें कभी कांग्रेस के साथ में रहते हैं, कभी BJP के साथ रहते हैं। आज की तारीख में भी जो लालू जी है वो कांग्रेस के साथ में है। मतलब नीतीश जी या लालू जी बिहार में जो वोट मांग रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। OBC को 40 साल आरक्षण नहीं दिया, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है, BJP जिम्मेदार है। जब उसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो BJP ने उधर रथ यात्रा निकाली लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। पहली बार सरकार बनी तो मान्या बहन जी ने कहा कि जो काम कांग्रेस 40 साल में नहीं कर पाई उसको हम 4 महीने में करके दिखाएंगे, और पहली सरकार में उन्होंने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। जितने क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश आगे है और बिहार पीछे। उसका साथियों, देश में सियासी माहौल गर्म है और जिस तरीके से तमाम प्रदेशों में नेशनल चौपाल जाकर आपको उन खबरों को साझा करने का काम कर रहा है जो कि आपसे कहीं न कहीं छुपाई जाती है या फिर कहीं न कहीं गलत तरीके से आप तक प्रस्तुत की जाती है। इस वक्त हम लोग बिहार में हैं और बिहार में सियासी माहौल गर्म है। यहाँ पर तमाम जो लोकसभा का जो चुनाव जारी है और इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी वो भी कहीं न कहीं मजबूती से देखी जा रही है। हमारे साथ में एडवोकेट सुरेश राव है, बहुजन समाज पार्टी के वो बिहार के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी है। उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ दावेदारी है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। अ, बिहार को अगर हम देखें, इसका इतिहास देखें तो ये कहने के माना जाता है कि यहाँ पर बुद्ध का जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा समय यहाँ पर बीता। सम्राट अशोक का कहने के यहाँ राज देखा गया। इसके साथ साथ इतिहास में संपन्न तौर पर बिहार को उस नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति पूरी तरीके से विपरीत नजर आती है। कई समस्याएं बिहार में हैं। क्या कारण लगता है सर इन तमाम चीज़ों का? भुखमरी से लेकर तो बेरोजगारी के लेकर तो तमाम जो आंकड़े हैं वो बिहार से सबसे नंबर 1 देखे जा रहे हैं। देखिए, आपने जो बुद्ध की बात की है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का विषय है। तथागत बुद्ध को ज्ञान भी यहीं पर प्राप्त हुआ और एक लंबा समय उन्होंने बिहार को दिया है। और जो बुद्ध की क्रांति हुई या जो बुद्ध का काम था उसकी वजह से फिर यहाँ बिहार को सम्राट अशोक जैसा शासक मिला, दुनिया को मिला, बिहार को क्या। और उसकी जो सेंटर प्लेस है सम्राट अशोक का, जो मौर्य वंश का सेंटर प्लेस है, वो यही पाटलिपुत्रा है, जिसको आज हम पटना कहते हैं। आज भी पटना में एक स्टेशन है, एक जगह है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है लोकसभा की जो पाटलिपुत्रा के नाम से है। इतिहास में बहुत सारे कारण रहे, बहुत सारे मौर्य वंश को भी खत्म करने के लिए षड्यंत्र हुए, और उसके बाद में जो शासक आए वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए, और उसके बाद तमाम विदेशी हमलावर आए भारत में, जिसकी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं बौद्ध संस्कृति सभ्यता जो थी वो नष्ट हुई। और फिर भारत जो सोने की चिड़िया था, जो बौद्ध संस्कृति नष्ट हुई, उस संस्कृति के नष्ट होने की वजह से जो भारत सोने की चिड़िया था वो सोने की चिड़िया नहीं रह गया। क्योंकि भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो सम्राट अशोक और बुद्ध की विचारधारा ही बना सकती है, बाकी कोई दूसरी विचारधारा नहीं बना सकती है। जो भी इतिहास में हुआ, जिस उसके जो भी कारण रहे, बहुत सारे जो शासक रहे उन्होंने इन सब चीज़ों पर, चाहे मुगल काल हो और चाहे फिर उसके बाद में अंग्रेजों का काल रहा हो, जब अंग्रेज आए इस देश में तो थोड़ा शिक्षा पर काम शुरू हुआ, और हमारे समाज में भी महामना ज्योतिराव फूले, बाबा साहब जैसे महापुरुष पैदा हुए शिक्षा की वजह से। और मुगल काल में शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, सम्राट अशोक के समय में और उसके बाद का जो समय रहा है, थोड़ा सा जो बौद्ध काल रहा है भारत में, उस समय तो दर्जनों विश्वविद्यालय थे,
यहाँ पर भी नालंदा है, मैं वो नालंदा गया हूँ, नालंदा जिला भी एक है, हमारा बहुत अच्छा काम है आज की तारीख में वहाँ पे। तो नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, ऐसे दर्जनों विश्वविद्यालय थे, दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन बीच में ये सारा कुछ, चूंकि वो सभ्यता ही नष्ट हुई, उस सभ्यता को नष्ट किया गया और उसकी वजह से भारत गर्त में चला गया। अंग्रेज आए, फिर थोड़ा सा मौका मिला, हमारे महापुरुष पढ़े लिखे, बाबा साहब महामना ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, और इधर स्वामी अच्युतानंद उत्तर भारत में, तो कुछ महापुरुष ऐसे आए, फिर उन्होंने काम शुरू किया। लगभग 150 साल तक हमारे महापुरुषों ने, 100 साल अगर मैं कहूँ, संघर्ष किया, महामना ज्योतिराव फुले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक, और तब हमें एक बढ़िया बेहतर संविधान बाबा साहब ने दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस देश की जो सत्ता थी वो कांग्रेस के हाथ में आई, और हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां कहीं ना कहीं बाबा साहब की नीतियों के विरुद्ध थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1916 से लेकर लगभग अगर हम देखें तो 1946 तक, अंग्रेजों के यहाँ से जाने के निर्णय तक लगातार जो काम किया, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा टांग अड़ाती रही। कांग्रेस बाबा साहब के विरोध में रही है, कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाए हैं, कांग्रेस ने बाबा साहब को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा, ये सारा काम कांग्रेस ने किया और हमेशा बाबा साहब का विरोध किया। बाबा साहब इस देश को कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, फिर भी बाबा साहब ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम है कि हमें एक बढ़िया संविधान मिला, लोकतंत्र मिला। वो जब संविधान आया तो कांग्रेस ने पूरा, कांग्रेस का ही होल्ड था, वो जो प्रदेश रहे। जैसे जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बिहार की अगर हम राजनीति की बात करें या फिर बिहार में अभी जो वास्तविकता देखने को मिल रही है, आपने बताया कि यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला तमाम तरीके से जो विश्वविद्यालय रहे, लिटरेसी लेवल जो देखे, जो शैक्षणिक जो है, इसमें बिहार की जो कमजोरी नजर आती है, जो पिछड़ापन नजर आता है, क्या कुछ इसके पीछे के कारण है? क्या इस देश में बहुजनों की भी कहने की जो राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बहुजनों की जो आरजेडी है या फिर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां भी तो आई, क्या उनके माध्यम से वो काम नहीं हुआ? देखिए, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक हुकूमत किया। अगर हम देखें लगभग 35-40 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उसे जो काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने बेहतर तरीके से नहीं किया, और उनके विरोध में आरजेडी जैसी पार्टियां बनी हैं। लालू जी कांग्रेस के विरोध में आए, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चला, उसका प्रोडक्ट है लालू जी हैं, रामविलास पासवान है, नीतीश जी है, ये सब उसके प्रोडक्ट थे। शरद यादव जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान जी भी नहीं है। लेकिन ये लोग भी जब सत्ता में आए तो इन्होंने वो काम नहीं किया जो काम इनको करना चाहिए था। बिहार में, बिहार शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, बिहार आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रहने के लिए अपने घर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं है। देखिए, जो सरकारें यहाँ 30-35 साल से लगभग आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार है, लेकिन ये सरकारें कभी कांग्रेस के साथ में रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ रहते हैं। आज की तारीख में भी जो लालू जी हैं, वो कांग्रेस के साथ में हैं। मतलब नीतीश जी या लालू जी बिहार में जो वोट मांग रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, अपनी नहीं। और नीतीश जी जो वोट मांग रहे हैं, वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने 50 साल जो हुकूमत किया दिल्ली में बैठ के, उसमें कोई काम नहीं किया उन्होंने। कोई काम से मतलब है कि जो काम इस देश के दबे कुचले लोगों के हित में होना चाहिए था, जो काम एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए था, ओबीसी को 40 साल आरक्षण नहीं दिया। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। जब उसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो बीजेपी ने उधर रथ यात्रा निकाली लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, और इसी में बीपी सिंह की सरकार गई, इसी में चंद्रशेखर की सरकार गई दिल्ली में। तो ये जो सरकारें रही अभी तक, उन्होंने वेलफेयर का वर्क नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन में बिहार को आगे नहीं जाने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार बहुत पीछे है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को सरकार बनाने का मौका मिला, बहन जी मुख्यमंत्री बनी 95 में, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जिस रैपिड फोर्स के साथ में डेवलपमेंट हुआ, जितना तेजी से डेवलपमेंट हुआ, उतना उसके पहले भी उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ। मान्यवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी हमेशा कहते थे, जब पहली बार सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने कहा कि जो काम कांग्रेस 40 साल में नहीं कर पाई, उसको हम 4 महीने में करके दिखाएंगे, और पहली सरकार में उन्होंने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। जितने क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश आगे है और बिहार पीछे। उसका कारण है 30-32 साल से लालू और नीतीश ने भी, एक तो ये बहुत ज्यादा हम सबको बहुजन मान लेते हैं,
कोई एससी, एसटी, ओबीसी में पैदा होने से बहुजन नहीं हो जाता है। बहुजन वो है जो बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को अंगीकार करके शासन प्रशासन चलाए। माननीय बहन जी ने बुद्ध और बाबा साहब की और तमाम महापुरुषों की विचारधारा को अंगीकार करके शासन प्रशासन चलाया। लेकिन उत्तर बिहार में चाहे लालू जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे नीतीश जी, उन्होंने इन महापुरुषों की विचारधारा को ना तो खुद अंगीकार किया है और ना उसके अनुसार शासन प्रशासन चलाया है। इसलिए वो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं, पैदा जरूर ओबीसी में हुए हैं। जातिगत जनगणना का भी मुद्दा बड़ा अहम है। बसपा का एक बड़ा इतिहास रहा है शुरुआती दौर से कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बसपा कहीं ना कहीं कईयों बार बात करती है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का काम किया गया, बसपा कहीं ना कहीं उसमें बैकफुट पर देखने को मिलती। क्या ऐसा नहीं लगता? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ और आप शुरू से देख लें, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, चाहे मान्यवर कांसीराम चाहे हों, चाहे आज माननीय बहन जी हों, उसके पहले भी जो हमारे महापुरुष हुए, उन सबको मैं इंक्लूड करता हूँ एक साथ। इस देश में अगर ओबीसी को आरक्षण मिला या भागीदारी की बात हुई, तो आप संविधान सभा की पूरी डिबेट को पढ़ लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 आया है, आर्टिकल 340 आया है और ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, ना कि किसी ओबीसी के नेता की। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, ओबीसी के लिए जो पहला काम है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, संविधान सभा में 340 डाला। उसके बाद में उस 340 से जो पहला काका कालेलकर आयोग बना, उसके लिए ही बाबा साहब ने संघर्ष किया, संसद से इस्तीफा दिया, नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, नेहरू जी के ऊपर प्रेशर बनाया, तब काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग ने उसके बाद में रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन लागू नहीं किया कांग्रेस ने। फिर आयोग बना, फिर आयोग बना और लास्ट में मंडल कमीशन का जब आयोग बना और 1989 में जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे और बीपी सिंह जी की सरकार बनी, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने, बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने उधर पूरे देश में आंदोलन चलाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांसीराम साहब की वजह से ये आरक्षण का लाभ ओबीसी को मिला है, उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद में जो जातिगत जनगणना है, बहुजन समाज पार्टी अपने जन्म से ही, जब से 14 अप्रैल 1984 को उसकी स्थापना हुई है, तब से बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है, क्या, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा तो कांग्रेस भी लगा रही है। ये नारा कांग्रेस आज लगा रही है। कांग्रेस चाहती तो मंडल कमीशन काका कालेलकर की रिपोर्ट को 1952 में लागू कर देती, उसको क्या प्रॉब्लम थी, पूरे देश में उसकी सरकार थी। अगर कांग्रेस चाहती तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एससी एसटी को रिजर्वेशन दे देती, ओबीसी को रिजर्वेशन दे देती, वो चाहती सेना में रिजर्वेशन दे देती, वो चाहती मेन स्ट्रीम मीडिया में रिजर्वेशन दे देती। ये सारी गलतियां तो कांग्रेस की हैं। जब कांग्रेस का राज पूरे देश में था, तब उसने हमको सिविल सर्विस में आरक्षण दे दिया, तो फिर जुडिशरी में क्यों नहीं दिया? उसने मीडिया में क्यों नहीं दिया? उसने सेना में क्यों नहीं दिया? उसने हायर एजुकेशन में हमें रोक करके क्यों रखा है? आज देश भर में 2 दर्जन से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितने वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के हैं? आज कितने पूरे देश भर में तमाम स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ कितने वाइस चांसलर और प्रोफेसर हैं? ये सवाल तो कांग्रेस से बनता है। आज उनको चिंता है इस बात की। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी एसटी ओबीसी के जजेज हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग सरकार चलाते रहे। तो सबसे लंबे समय कांग्रेस ने सरकार चलाया है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आज एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सभी क्षेत्रों में, तो वो जिम्मेदार हैं। देश में बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे इसको डेवलप करके लोगों को, गरीबों को दे दी जाए। माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने ये काम किया है। कई जिलों में 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन मिली है गरीबों को, मुफ्त में आवास बना करके दिया है। ये काम कांग्रेस चाहती तो 1960-70 के दशक में कर सकती थी, उसने नहीं किया। जमीन फालतू पड़ी है, लेकिन गरीब भूमिहीन होके रह रहे हैं उनके पास। यहाँ बिहार में तो स्थिति इतनी खराब है कि लोगों के पास घर बनाने की जमीन नहीं है और बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है। सरकार क्यों नहीं कहती है कि हमारे पास वहाँ जमीन पड़ी है, आप मकान बना लीजिए वहाँ पर? नहीं बनाने दे रही है, नहीं दे रही है। तो
अब अगली बात जो आपने पूछी जाति जनगणना की। जाति जनगणना बिहार में हुई, लेकिन जाति जनगणना की डिमांड तो बहुजन समाज पार्टी 84 से कर रही है। नीतीश जी ने जो यहाँ जाति जनगणना की है, उसके भी आंकड़ों से लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। और फिर क्या असंतुष्टि उसके पीछे की लगती है? लोग ये कह रहे हैं कि जिन जातियों की जो आबादी है, वो सही परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं गई है। ये लोगों के, जो हम लोग फील्ड में जाते हैं, तो ये लोगों के आरोप हैं। और फिर जाति जनगणना जिस तरह से कराई गई, जिस जिस स्पीड में हुई है, उस तरह के बजाय जाति जनगणना वो ठीक नहीं है। चुनाव के पहले उसको किया गया, इसका मतलब कहीं न कहीं हम बेनिफिट लेना चाहते थे। आज बिहार में जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें क्या एससी, एसटी, ओबीसी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है? आज आप देख लीजिए कितने एससी, एसटी, ओबीसी के कलेक्टर और एसपी हैं, कितना कितना फोर्स है, कितना लोग हैं सारे सेक्टर्स में। दूसरी बड़ी बात है कि बिहार में जो हमारे जिन आप नीतीश लालू जी की बात करते हैं, वो बैकवर्ड समाज के हैं। क्या बैकवर्ड समाज को, महापुरुषों को कोई सम्मान मिला यहाँ? आप उत्तर प्रदेश में जाइए, गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय है, ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय है, अंबेडकर विश्वविद्यालय है। आपको बिहार में कहीं मिलता है ऐसा? बिहार में नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि विचारधारा वो नहीं है, और हम ना सम्मान देना चाहते हैं गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को, और ना उनको उनका हक देना चाहते हैं। अगर बिहार में 32 साल से लालू नीतीश हैं, तो बिहार मजदूर प्रदेश नहीं होता। अब क्या मुद्दे हैं? बसपा किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। भारत के संविधान के अनुसार सरकार चलाना और सम्राट अशोक जैसा भारत बनाना। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी जब 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका शासनकाल हमारे लिए मॉडल है। 5 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर माननीय बहन जी ने उधर काम किया सबसे ज़्यादा। पहला, उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने सैकड़ों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय का निर्माण किया, और वो भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के नाम पर किया, जिससे उनको सम्मान भी मिला, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई। दूसरा क्या किया है, तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए गए, जहां बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करें। तो इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने सबसे बेहतर काम किया, वो हमारे लिए मॉडल है। अगर हम बिहार में सत्ता में आएंगे तो उसको करेंगे। तीसरी बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जितनी जमीन पड़ी थी, उसको माननीय बहन जी ने गरीब लोगों में बांटने का काम किया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, गरीब लोगों को खास करके वो जमीन उन्होंने दी, कहीं 3 एकड़, कहीं 5 एकड़। हम बिहार में सत्ता में आएंगे, हम इस काम को करेंगे। चौथा काम जो उन्होंने किया, पूरे प्रदेश में तमाम जो है जो गरीब लोग थे, उनको फ्री में आवास बना करके दिया। एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के लिए पूरे प्रदेश में हर जिले में 2-2, 3-3 हॉस्टल्स बनाए गए हैं, जहां पर बच्चे रह करके पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात है जो गरीबों के लिए है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। माननीय बहन जी के समय में उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर था उनके शासनकाल में, कोई भी अमीर आदमी, कोई भी गुंडा बदमाश मवाली किसी गरीब को हाथ भी नहीं लगा सकता था। ये बात पूरे देश के लोग स्वीकार करते हैं, जो उनका लॉ एंड ऑर्डर रहा। हमारे लिए माननीय बहन जी आइडियल हैं, उनकी नीतियाँ, उनका काम हमारे लिए आइडियल है, और उत्तर प्रदेश एक आदर्श के रूप में उन्होंने स्थापित किया है उत्तर प्रदेश का शासन। आने वाले समय में जहाँ भी जो कुछ होगा, उसके अनुसार ही हम करेंगे। जिस तरीके से आरजेडी और ये इंडिया गठबंधन है, इन्होंने जो भागीदारी दी है प्रत्याशी के तौर पर, जो जातीय समीकरण के आधार पर, कितना संतुष्ट है? क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर में? क्योंकि खास तौर पर सबसे ज़्यादा उन्होंने टिकटें यादव समाज को दी है। मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने 4 टिकटें दी है। दलित समाज को भी उन्होंने 4 से 6 टिकटें दी है। क्या क्या लग रहा है इस पूरे के पूरे समीकरण को देखकर? देखिए, अब दूसरी पार्टियां किस आधार पे टिकट बाँटती हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उनका अपना मसला है, उनकी अपनी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से इसके पक्ष में है। जिन लोगों की जितनी आबादी है, जितनी उनकी तैयारी है, उसके हिसाब से उनको सबको टिकट का वितरण किया जाए। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। चूँकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी ने इन बातों को ध्यान में रख करके कि सारे वर्गों को भागीदारी मिले,
पूरे देश में किया है। अभी उत्तर प्रदेश की लिस्ट भी हम देख सकते हैं। एससी के लोगों को भी समुचित भागीदारी मिली है, एसटी को भी मिली है, ओबीसी को भी मिली है, और जो जनरल क्लास के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के, सबको समुचित भागीदारी दी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं करती है। हमारे लिए सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा काम है। बिहार में भी जो टिकट का वितरण हो रहा है, हमारी कोशिश है कि सारे वर्गों को अच्छी समुचित भागीदारी मिले। हमने भी यहाँ पर कई सारे समाज के प्रत्याशियों को लड़ाने का काम किया है। जहानाबाद सीट से श्री अरुण कुमार जी, जो कई बार यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे और बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं, भूमिहार समाज के हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। अनिल कुमार चौधरी साहब हैं बक्सर से, जो कि कुर्मी समाज से हैं। अभी धीरज सिंह क्षत्रिय समाज से चुनाव लड़ रहे हैं, वैश्य समाज को भी दिया गया है। झंझारपुर सीट से भी कई बार विधायक और बड़े लीडर हैं गुलाब यादव जी, उनको टिकट दिया गया है। तो बिहार में सारे जाति धर्म के लोगों को ध्यान में रख के टिकट वितरण हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम पहले से बेहतर रिजल्ट देंगे और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार भी अपनी भूमिका निभाएगा इस बार। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बात आ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लगातार सुर्खियों में देखा जा रहा है। जो भाषण, जो शब्दों का उपयोग उनके जरिए किया जा रहा है, उसको लेकर भी अब मेन स्ट्रीम के मीडिया में एक बड़ी चर्चा है। आकाश आनंद बीजेपी को आतंकवादी तक कह दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बात कही हो। कभी कभी तुलनात्मक जब हम भाषण देते हैं कि एक तरफ ऐसा है, एक तरफ ऐसा है, तो हो सकता है इस तरह का कोई शब्द निकल गया हो उनके मुंह से। नहीं तो वो बहुत ही परिपक्व लीडर हैं। अब आकाश आनंद जी की उम्र जरूर कम है। वो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। माननीय बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, और वो बहुत मैच्योर लीडर हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही सधे हुए शब्द कहते हैं। हो सकता है तुलनात्मक बात करते हुए, या फिर इस तरह की बात करते हुए कि कैसी सरकारें हैं, तो इस तरह का कोई शब्द उनके मुंह से निकल गया हो, लेकिन उनकी कोई ऐसी भावना और इस तरह का कुछ नहीं है। और चूंकि अग्रेसिव होके बोलना, ये तो उनकी उम्र है और नए लीडर हैं। मतलब बहुजन समाज पार्टी में वो जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो बोलने का सबका अपना अपना तरीका होता है, उस तरीके से वो बोल रहे हैं। उनकी कोई भावना गलत नहीं रही होगी। निश्चित रूप से वो जो सरकार है, वो सरकार के जो कामकाज हैं उसकी समीक्षा पर बोलते हुए कोई इस तरह का शब्द निकल गया हो, लेकिन वो कोई गलत नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने उन तमाम चीज़ों को आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है। चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी बिहार में किस तरीके से है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों चुनावी मैदान में है, आखिर इनकी क्या कुछ रणनीति है, बसपा किन रणनीतियों को लेकर अब सियासी गणित के आधार पर अब पूरी तरीके से दमदारी में बिहार में नजर आ रही है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।